नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा जिला में दिशा की बैठक में लिया भाग। कहा, कोई भी पात्र व्यक्ति योजना से ना रहे वंचित। अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचे सुशासन, प्रत्येक गांव बने आत्मनिर्भर। राजस्थान के झलान और आमागढ़ वन क्षेत्रों में मानसून प्रकृति को और हरा भरा करने की अनोखी पहल। वन विभाग ने ड्रोन तकनीक की मदद से पहाड़ियों के दुर्गम इलाकों में हजारों सीड बॉल्स डालने का चलाया अभियान। फिर से जी उठी एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक वुलर झील। फिर से यहां खिलने लगे कमल। झील से हटाई गई गाद। बांदीपुरा और आसपास के गांवों के लोगों को बंधी रोजगार की उम्मीद। दिल्ली, यूपी समेत देश के कई राज्यों में हो रही है भारी बारिश। अगले 2 दिनों में मध्य प्रदेश और राजस्थान में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। जम्मू में बादल फटने और भूस्खलन को लेकर अलर्ट जारी। खबरें अब विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा जिला कलेक्टर सभागार में जिला विकास समन्वय एवं मूल्यांकन समिति दिशा की बैठक में सहभागिता की। इस दौरान जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और प्रगति की विस्तृत समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गरीबी मुक्त गांव और विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए हम सभी मिलकर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी पात्र व्यक्ति शासन की योजना से वंचित न रहे। अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक सुशासन पहुंचे और प्रत्येक गांव आत्मनिर्भर बने, यही हमारा संकल्प है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को रबी सीजन को लेकर भी दिशा निर्देश दिए और कहा कि ये सुनिश्चित हो कि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। कृषि मंत्री ने सभी जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया है कि वे इस पर नजर रखें, काम की गुणवत्ता को जरूर जांचें। या दिल में काम की तड़प है तो तपना ही पड़ेगा। पीएम आवास, ग्रामीण सड़क जैसे काम ढंग से हो रहे हैं या नहीं, इसकी मॉनिटरिंग भी आपको ही करनी है। और राजस्थान के झलान और आमागढ़ वन क्षेत्रों में इस मानसून प्रकृति को और ज़्यादा हरा भरा करने की एक अनोखी पहल शुरू हुई है। वन विभाग ने ड्रोन तकनीक की मदद से पहाड़ियों के दुर्गम इलाकों में हजारों सीड बॉल्स डालने का अभियान चलाया है। स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से सीड बॉल्स डालने का अभियान चलाया जा रहा है। विभिन्न प्रजातियों के पौधों का रोपण किया जा रहा है। डीडी न्यूज़ के संवाददाता महेश दाधीश ने क्षेत्रीय वन अधिकारी जितेंद्र सिंह शेखावत से बातचीत की। प्रादेशिक के जो वन अधिकारी हैं इस समय मौजूद हैं। जितेंद्र सिंह जी, किस तरह जो ये तकनीक है वो काम कर रही है और कितने सार्थक परिणाम की हम उम्मीद कर सकते हैं? परिणाम तो सार्थक ही रहेंगे। माननीय होप साहब, डीओ साहब के डायरेक्शन पे झलाना आमागढ़ के अंदर हम लोग ने सीड बॉल्स तैयार करवा करके, जहाँ पर आम व्यक्ति नहीं जा सकता या कोई भी व्यक्ति नहीं जा सकता, जहाँ व्यक्ति की अप्रोच नहीं हो, वहाँ पे हम ड्रोन से सीड स्प्रेड कर रहे हैं। कितने समय तक का कार्यक्रम तैयार किया गया है? कितने पौधे इसके जरिए जो है लगाए जा सकते हैं? कितने सीड बॉल्स उसके लिए तैयार किए गए थे? कैसे तैयारी इसके लिए आप लोग ने की है? सीड बॉल्स तो डेली हम लोग बना ही रहे हैं। लगभग अभी हमारे पास 1.5 लाख सीड बॉल्स तैयार हैं, जो निरंतर चलता रहेगा। ये पूरे मानसून सत्र में हम लोग ये कार्यक्रम जारी रखेंगे। कितने ड्रोन्स अभी हमारे पास में यहाँ पर आए हैं और इसके जरिए कितने सीड बॉल डालने का टारगेट यहाँ पर रखा गया है? दो ड्रोन्स है हमारे पास में। अभी फ़िलहाल एक ड्रोन से ही हम लोग सीड बॉल डाल रहे हैं। इसमें एक फ्लाई में लगभग 10 किलो वेट ये लेकर के उड़ जाता है। एक फ्लाई में 2 मिनट के करीब इसको लग रही है वर्तमान में। ऐसा माना जा रहा था कि 2 लाख के करीब जो पौधे हैं उसके जरिए लगाए जा सकते हैं। उसमें सक्सेस रेट कितना रहेगा? क्या सक्सेस रेट हम लोग अभी 2 लाख सीड बॉल्स तैयार किया है अभी हमने, लेकिन ये आगे तक चलता रहेगा। इसके अलावा ग्रास स्पीसीज भी हम लोग डालेंगे। सक्सेस रेट क्या रहेगा ये तो आगे देखते हैं, लेकिन सक्सेस रेट अगर बहुत कम भी रहता है तो भी हमारे लिए बहुत सही रहेगा। ये कैसे आप तैयार करते हैं कि जो सीड बॉल होता है, जो यहाँ जो प्लांटेशन, क्योंकि हम कहते हैं कि अगर कोई पौधा तैयार कर रहे हैं तो उसको पर्याप्त पानी भी देना रहेगा, लेकिन जब जंगल में आप केवल सीड बॉल डाल देते हैं तो क्या ये यहाँ पर उग पाएगा या नहीं उग पाएगा, इस तरह की भी चिंता रहती है? हाँ, बिल्कुल सही है, आप सही कह रहे हैं। सीड बॉल्स हम तैयार कर रहे हैं मिट्टी से। मिट्टी, खाद और मिश्रण मिला रहे, एक अनुपात एक
एक खाद 1:1 मिट्टी और एक काली मिट्टी का मिश्रण तैयार करके सीड बॉल्स तैयार कर रहे हैं। वो सीड बॉल्स तैयार होने के बाद में, सूखने के बाद में हम उसको जंगल में स्प्रेड करवाते हैं। कितने राउंड दिन में इसके हो जाते हैं और किस तरह से मॉनिटरिंग होती है? एक राउंड है, वो वैसे तो डिस्टेंस पर है, लेकिन हमने ओवरऑल एवरेज निकला है तो 2 मिनट में एक राउंड हो जाता है, जिसमें वो सीड डाल भी देता है, भर के वापस आ जाता है। पर्यावरण को संतुलन करने की दिशा में ये कदम जो उठाया जा रहा है, आने वाले वक्त में कहा जा सकता है और उम्मीद भी की जानी चाहिए कि ये कदम कारगर साबित होगा और इसके आने वाले वक्त में सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। कैमरा पर्सन राकेश पटेल के साथ महेश दाधिच, डीडी न्यूज़, जयपुर। राजस्थान के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। सरकार ने भूमि विकास बैंकों के अवधि पार ऋण सदस्यों के हित में बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने मुख्यमंत्री अवधि पार ब्याज राहत एक मुश्त समझौता योजना 2025-26 की अवधि बढ़ा दी है। राजस्थान के सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दत्त ने बताया कि योजना के अंतर्गत पात्र ऋणी अब अपने हिस्से की न्यूनतम 25% राशि 30 सितंबर 2025 तक जमा करवा सकेंगे। इससे पहले लास्ट डेट 30 जून 2025 थी। सहकारिता राज्य मंत्री ने बताया कि योजना को लेकर ऋणी सदस्यों में काफ़ी उत्साह है। योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ से आकर्षित होकर अवधि पार खातों के निस्तारण हेतु प्रदेश के सहकारी भूमि विकास बैंकों में योजना के अंतिम दिन 30 जून को भारी भीड़ उमड़ी और पोर्टल पर रसीदें कटवाने के लिए देर रात तक कतारें लगी रहीं। इसके बावजूद कई ऋणी सदस्य योजना के लाभ से वंचित रह गए थे। योजना के लाभ से वंचित रहे ऐसे ऋणी सदस्यों की ओर से लगातार आ रही मांग के आधार पर राज्य सरकार ने अंतिम तिथि को बढ़ाकर 30 सितंबर 2025 तक करने का अहम निर्णय लिया है। एक और अच्छी खबर, वुलर झील जो एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक है, करीब 67 किलोमीटर दूर श्रीनगर से है। हरमुख की धुंध में ढकी पहाड़ियों के बीच बसी ये झील अब फिर से जी उठी है। 3 दशक पहले की बाढ़ ने इसे बर्बाद कर दिया था, लेकिन अब फिर से यहाँ कमल उगने लगे हैं। 2019 में वुलर झील की देखरेख करने वाली संस्था ने इसे दोबारा संवारने की ठानी। सबसे पहला कदम था झील से गाद हटाना। जब मिट्टी की ऊपरी परत हटी तो नीचे दबे हुए कमल के बीजों को हवा और रोशनी मिली। यही वजह है कि इतने सालों बाद कमल फिर से खिल उठे हैं। कमल का वापस आना सिर्फ एक सुंदर नज़ारा ही नहीं है, ये बांदीपुरा और आसपास के गांवों के लोगों के लिए रोजगार का जरिया भी है। उत्तर प्रदेश के जालौन ज़िले के बोहतपुरा क्षेत्र में विकसित की जा रही है हाईटेक नर्सरी का शनिवार को जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे व पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार ने स्थलीय निरीक्षण किया। जिला अधिकारी ने कहा कि जैसे ही विद्युत कनेक्शन की व्यवस्था पूरी होगी, नर्सरी में उत्पादन कार्य शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये नर्सरी जनपद के किसानों के लिए बड़ी सौगात है, क्योंकि अब उन्हें बाजार से महंगे और अप्रमाणिक पौधे नहीं खरीदने पड़ेंगे। यहाँ उपलब्ध पौधे न केवल प्रमाणिक हैं और रोग मुक्त होंगे, बल्कि उत्पादन की गुणवत्ता भी सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि आगामी सितंबर माह से हाईटेक नर्सरी का विधिवत संचालन आरंभ कर दिया जाएगा। हाईटेक नर्सरी में बैगन, टमाटर, मिर्च, फूलगोभी, बंद गोभी, गांठ गोभी, लौकी, कद्दू, करेला और खीरा जैसी विविध प्रकार की सब्जियों के पौधे भूमि रहित तकनीक से तैयार किए जाएंगे। जिला अधिकारी ने कहा कि इस अत्याधुनिक हाईटेक नर्सरी के निर्माण से न केवल जनपद सब्जी उत्पादन में आत्मनिर्भर बनेगा, बल्कि भविष्य में सब्जियों के निर्यात की भी संभावनाएं सुदृढ़ होगी। और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने शनिवार को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में भारत में पशु नस्लों के विकास पर कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि पशु और खेती एक दूसरे के पूरक हैं। आजकल किसान पशुपालन छोड़ रहे हैं, जिससे कठिनाइयाँ आ रही हैं। इसी समस्या का समाधान नस्ल सुधार के जरिए ही संभव है। उन्होंने कहा कि हम देसी और अच्छी नस्लों का सीमेन पशुपालकों को मुफ्त में दे रहे हैं। कृत्रिम गर्भाधान के लिए हम अभियान चलाकर काम कर रहे हैं, इससे आय में भी बढ़ोतरी हो रही है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पादन में देश का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक राज्य है। भारत सरकार ने अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ पशुपालक राज्य का पुरस्कार दिया है। धर्मपाल सिंह ने कहा कि प्रदेश में निरक्षित पशुओं की समस्या का समाधान करने के लिए बड़े पैमाने पर पशु आश्रय केंद्र भी बनाए गए हैं। इन आश्रय स्थलों पर 12 लाख से अधिक निरीक्षित गौवंश का भरण पोषण किया जा रहा है। हमने IVF की भी सुविधा शुरू की है और 100 से ज़्यादा साहिवाल बच्चियां पैदा की जा चुकी हैं। हम किसानों की सहायता के लिए पशुओं का बीमा तो करवा ही रहे हैं।
और अगली खबर झारखंड से। झारखंड में केंद्र प्रायोजित जल जीवन मिशन का हाल बेहाल है। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन में झारखंड काफ़ी पीछे छूट गया है। झारखंड राष्ट्रीय औसत से करीब 26% पीछे है और नीचे से दूसरे स्थान पर है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने आरोप लगाया कि झारखंड में ये योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। झारखंड में जल जीवन मिशन का हाल बेहाल। झारखंड में विकास की उल्टी चाल। नल जल योजना में नीचे से दूसरे स्थान पर झारखंड। भाजपा का आरोप, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी योजना। सत्ता पक्ष का तर्क, केंद्र से नहीं मिल रहा अपेक्षित सहयोग। झारखंड में घर तक नल से जल का सपना नहीं हो पा रहा है पूरा। हर घर तक नल से पानी पहुंचाने की केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पर झारखंड में पानी फिरता दिख रहा है। करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद नल से जल का इंतजार अब भी हजारों गांवों को है। कहा जा रहा है कि जलधारा को भ्रष्टाचार की दीमक घरों तक नहीं पहुंचने दे रहा, जिस कारण लोगों के हलक सूख रहे हैं। झारखंड में ताजा आंकड़ों को सही माने तो विकास की रफ्तार उल्टी है। यही कारण है कि झारखंड में जल जीवन मिशन का बुरा हाल है और राज्य इसके क्रियान्वयन में नीचे से दूसरे स्थान पर है। इस परफॉर्मेंस पर नाराजगी जाहिर करते हुए केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि यह योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। वो नीचे से दूसरे पायदान पे, तो झारखंड में नल जल योजना की स्थिति बदतर हो गई है। ये योजना ठेकेदारी की भेंट चढ़ गई। केंद्रीय मंत्री ने अपने संसदीय क्षेत्र में दिशा की बैठक के दौरान विकास योजनाओं की प्रगति पर असंतोष जताया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार विकास को लेकर गंभीर है, लेकिन झारखंड में काम करने की सुस्त और भ्रष्ट व्यवस्था बड़ी रुकावट है, जिससे जनता त्रस्त है। महत्वाकांक्षी योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई और लगातार दिशा की बैठक में भी इस मामला को हम उठाए हैं और उसके वजह से जांच भी हुई और जांच के क्रम में ये पाया गया कि बहुत ही बदतर स्थिति है। केंद्रीय मंत्री की बातों में दम दिखता है, क्योंकि झारखंड में जल जीवन मिशन की प्रगति तकरीबन 55% है, जो देश के औसत प्रगति से करीब 26% कम है। भाजपा इस योजना को लेकर काफी समय से मुखर रही है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुलनाथ शाहदेव ने कहा कि इस योजना में लूट खसोट की वजह से झारखंड पिछड़ रहा है। केंद्र सरकार योजनाओं में झारखंड को पूरा मदद करती है, जल मिशन में भी पूरा मदद किया। दूसरे राज्यों ने इस मदद को स्वीकार किया और आगे निकल गए, लेकिन अफसोस हमारी सोच नहीं बढ़ी और हर एक चीज में हमें भ्रष्टाचार ही दिखता है। और आज भी हम जो बॉटम के एक पायदान ऊपर होना, ये तो शर्मसार करने वाला वाकया है। इन तमाम आरोप प्रत्यारोप के बीच सत्ता पक्ष की अपनी दलील है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता किशोरनाथ शाहदेव ने आरोप लगाया कि राज्य को केंद्र से अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा है। जो भी केंद्रीय योजनाएं हैं, वो योजनाएं पूरी तरह से धरातल पर योगदान नहीं मिलने की वजह से नहीं उतर पा रहा है। जहां तक लगातार बीजेपी के लोग इस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, तो ये जांच का विषय है, जांच होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मिशन की शुरुआत की थी ताकि घरों तक स्वच्छ जल पहुंचाया जा सके, लेकिन अब तक झारखंड जैसे राज्यों में यह काम अधूरा है। झारखंड में हर घर नल जल योजना अमृत के समान है, जहां की भौगोलिक स्थिति काफी जटिल है। पहाड़ों और वनों से आच्छादित दुर्गम इलाकों में जल संकट अभी भी आम बात है। इसके बावजूद राज्य में इस योजना की तस्वीर अधूरी और असंतुलित है, जो तंत्र की असंवेदनशीलता को उजागर कर रहा है। डीडी न्यूज के लिए रमेश प्रभाकर और विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार। बात करते हैं मौसम की। दिल्ली एनसीआर में पिछले कई दिनों से हो रही बारिश की वजह से मौसम सुहाना बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में आज आसमान में बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। 14 जुलाई को हरियाणा, चंडीगढ़ में भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं उत्तर प्रदेश में आज के अलावा 16 और 17 जुलाई को बारिश होने की संभावना है। अगले 2 दिनों के दौरान मध्य प्रदेश और राजस्थान में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिम बंगाल में लगातार बारिश के कारण घाटल सहित पश्चिम मेदिनीपुर के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं, जिससे बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। मौसम विभाग ने 18 जुलाई को असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तेज बारिश होने की संभावना जताई है। आईएमडी के मुताबिक
4 दिन तक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान के कुछ हिस्सों में भारी बारिश जारी रहेगी। वहीं जम्मू संभाग के 5 जिलों में बादल फटने और भूस्खलन को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, झारखंड और उड़ीसा सहित देश के पूर्वी हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। आज से 15 जुलाई तक कोंकण और गोवा के अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। 15 से 18 जुलाई के दौरान तमिलनाडु में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। और किसान समाचार में आइए अब जान लेते हैं देश में मंडी का भाव। मंडियों में इन दिनों केले की आवक सामान्य है। हाजिर भाव को देखें तो एग्मार्टनेट के मुताबिक गुजरात की डीसा मंडी में 11 जुलाई को केले का भाव रहा 2,800 रुपए। 12 जुलाई को इसके भाव में 50 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 2,850 रुपए। इसी तरह हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में केले के सौदे मजबूती के साथ हुए। यहाँ 11 जुलाई को केले का भाव था 2,500 रुपए। 12 जुलाई को इसके सौदे 500 रुपए उछलकर 3,000 रुपए पर जा पहुँचे। भारत दुनिया का सबसे ज्यादा केले की पैदावार करने वाला देश है। बावजूद इसके भारत बड़ी मात्रा में केले का निर्यात वैश्विक बाजार में नहीं करता। वैश्विक बाजार में भारतीय केले के निर्यात का हिस्सा केवल 1% है, जबकि विश्व स्तर पर 35.36 मिलियन मीट्रिक टन केले की पैदावार में देश की हिस्सेदारी 26.45% है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत ने 176 मिलियन अमेरिकी डॉलर के केले का निर्यात किया, जो सिर्फ 0.36 मिलियन मीट्रिक टन के बराबर है। वहीं आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां केले की सबसे ज्यादा पैदावार देखने को मिलती है। यहां की मुख्य फसल केला है। इसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश का नंबर आता है, जहां केले की खेती बड़े पैमाने पर होती है। ये 5 ऐसे राज्य हैं जिन्होंने वित्त वर्ष 2022-23 में केले की कुल पैदावार में लगभग 67% का योगदान दिया था। अगले 5 वर्षों में भारत से केले के निर्यात में 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का लक्ष्य हासिल करने की उम्मीद है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी। साथ ही केले की खेती से जुड़े 25,000 से अधिक किसानों की आजीविका में सुधार होगा। भारत प्रमुख रूप से केले का निर्यात ईरान, इराक, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, उज्बेकिस्तान, सऊदी अरब, नेपाल, कतर, कुवैत, बहरीन, अफगानिस्तान और मालदीव जैसे देशों को करता है। इसके अलावा अमेरिका, रूस, जापान, जर्मनी, चीन, नीदरलैंड, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों को भी भारत केले का निर्यात करता है। इन दिनों मंडियों में कॉफी की आवक थोड़ी सुस्त है, लेकिन निर्यात के मामले में भारत ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। भारत अब दुनिया का 7वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश बन गया है। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत ने 1.29 बिलियन डॉलर की कॉफी का निर्यात किया, जो 2020-21 के मुकाबले लगभग दुगना है। भारतीय कॉफी की खास खुशबू और स्वाद की वजह से इसकी मांग दुनिया भर में तेजी से बढ़ रही है। जनवरी 2025 की पहली तिमाही में भारत ने 9,300 टन से ज्यादा कॉफी का निर्यात किया है, जिनमें इटली, बेल्जियम और रूस प्रमुख देश रहे। भारत में उगाई जाने वाली कॉफी में अरेबिका और रोबस्टा किस्म का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। ज्यादातर कॉफी कच्चे बीन्स के रूप में निर्यात की जाती है, लेकिन अब रोस्टेड और इंस्टेंट कॉफी की भी मांग बढ़ रही है, जिसकी वजह से निर्यात को और गति मिली है। अब भारत में पहले के मुकाबले कॉफी पीने वालों की संख्या बढ़ रही है। खासकर चाय की तुलना में कॉफी की मांग में इजाफा हुआ है। यही कारण है कि देश में कॉफी की खपत लगातार बढ़ रही है। कॉफी अब सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं रही, ग्रामीण इलाकों में भी लोग कॉफी पीना पसंद करने लगे हैं। अगर आंकड़ों की बात करें तो साल 2012 में भारत में 84,000 टन कॉफी की खपत होती थी, जो 2023 तक बढ़कर 91,000 टन हो गई है। भारत में सबसे ज्यादा कॉफी कर्नाटक राज्य में उगाई जाती है। दूसरे राज्यों के मुकाबले यहाँ पैदावार सबसे ज्यादा होती है।
साल 2022-23 में कर्नाटक में 2,48,020 टन कॉफी का उत्पादन हुआ था। कर्नाटक के बाद केरल और तमिलनाडु का नंबर आता है। यहाँ भी अच्छी मात्रा में कॉफी उगाई जाती है। और आइए बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रख सकते हैं अपनी खेती का ख्याल, देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। हरियाणा में इस समय ग्वार और बाजरे की बुवाई करें। इसके साथ ही यहां अभी धान की रोपाई का काम जारी रखें। हरियाणा में ही किसान कपास के खेतों से अतिरिक्त पानी निकालें ताकि जलभराव न हो। वहीं पश्चिमी पंजाब में भी धान और कपास के खेतों में जल निकासी की उचित व्यवस्था बनाएं, जबकि पंजाब के उपपर्वतीय क्षेत्रों में धान की रोपाई और सिंचित मक्के की बुवाई करें। यहां बारिश के बाद जब मौसम साफ हो तो उचित नमी की स्थिति में सोयाबीन की बुवाई करें। मध्य पंजाब में इस समय धान की रोपाई करें, साथ ही बीटी कपास और देसी कपास की बुवाई भी जारी रखें। यहां के बारिश आधारित क्षेत्रों में मूंगफली की बुवाई करें। वहीं दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में धान और सब्जियों की रोपाई का कार्य जारी रखें। यहां मक्का, लौकी, करेला और कद्दू जैसी वर्षा ऋतु की सब्जियों की बुवाई करें। यहां के किसान सब्जियों की नर्सरी, दलहन और तिलहन फसलों में जल निकासी का विशेष ध्यान रखें। वहीं उत्तर प्रदेश में जैसे ही खेतों में नमी की स्थिति अनुकूल हो, धान की रोपाई के अलावा बरसात की सब्जियों की बुवाई करें। पूर्वी उत्तर प्रदेश में मक्का, कम अवधि वाली अरहर और भिंडी की बुवाई करें, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भिंडी, लोबिया और कद्दू वर्गीय फसलों की बुवाई करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। कपास की बुआई जून बात का ध्यान रखें कि किसी भी तरह की दवा का उपयोग करने से पहले कृषि विशेषज्ञों से सलाह जरूर लें। खेती किसानी के साथ आइए अब नजर डालते कुछ और खबरों पर। खास खबर में राज्यसभा के लिए उज्ज्वल निकम, सदानंद मास्टर, डॉक्टर मीनाक्षी जैन और हर्षवर्धन श्रृंगला मनोनीत। प्रधानमंत्री मोदी ने संसदीय पारी के लिए दी शुभकामनाएं। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने सिंगापुर दौरे पर विदेश मंत्री विवियन बालाकृष्णन से की मुलाकात। कहा, सिंगापुर हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी का अहम हिस्सा। शिवांशी शुक्ला का अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से वापसी का काउंटडाउन शुरू। कल स्पेस स्टेशन छोड़ेंगे और 15 जुलाई को कैलिफोर्निया के पास करेंगे स्प्लैश डाउन।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में अगले 5 सालों यानी 2025 से लेकर 2030 तक 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देने की घोषणा की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज से 19 जुलाई तक दुबई और स्पेन की यात्रा पर रहेंगे। ये दौरा मध्य प्रदेश की वैश्विक निवेश रणनीति में महत्वपूर्ण कदम है। सावन माह के तीसरे दिन उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में विशेष आरती की गई। और इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।